हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिज़ाइनिंग ऑफ कंबाइंड फुटिंग के बारे में कि हम कंबाइंड फुटिंग को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप्स और कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करके इसे डिज़ाइन करना पड़ता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कंबाइंड फुटिंग को डिज़ाइन करने के लिए कुछ स्टेप्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं, जिसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले उसे देख के आइए, क्योंकि उसके बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आज हम कंबाइंड रेक्टेंगल फुटिंग का डिज़ाइन करेंगे, जिसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। Design a reinforced combined rectangular footing for two columns A and B located 3.6 meter apart. The size of the column are 400 into 400 and 600 into 600 and the load are them 1000 kN and 1500 kN respectively। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा है कि फर्स्ट कॉलम है जो A कॉलम है उसका क्या है लोड डायमेंशन 400 into 400 जिसका लोड है 1000 और B का क्या है 600 into 600 जिसका लोड है 1500। The projection of the footing parallel to the length of the footing beyond the axis of the column A is limited to 590 mm. The safe bearing capacity of soil 280 kilonewton per meter square. Use M20 और Fe415। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कंक्रीट कौन सा मिला है M20 का और स्टील मिला है 415 का और सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है यहाँ पे 280 का। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिला होगा कॉलम ए इज लिमिट टू 590 mm। ठीक है, तो इसका मतलब मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन डाटा हमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे गिवन है वो सब चीज़ हम इसमें मेंशन करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा टोटल लोड ऑफ द टू कॉलम। ठीक है, तो हमारे कंबाइंड फुटिंग में 2 कॉलम्स हैं, ऐसा कुछ हमारा कंबाइंड फुटिंग बनेगा जिसमें 2 कॉलम है। तो हमें इसमें दोनों कॉलम का लोड को सम करना है जितना उस सॉइल में वहाँ के सॉइल में ट्रांसमिट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल लोड ऑफ कॉलम्स। ठीक है, दोनों कॉलम्स का आप इसको मेंशन कर सकते हैं P1 P2 W1 W2 जो आपको लिखना है लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों कॉलम का लोड आता है हमारा 250 किलोन्यूटन। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाता है 250 किलोन्यूटन। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वेट ऑफ फाउंडेशन। हमारा जो फाउंडेशन है उसका वेट कितना होगा, तो ये हम अप्रॉक्स लेते हैं 10% ऑफ कॉलम लोड। ठीक है, जितना हमारा कॉलम का लोड आया है उसका हम 10% इसमें कॉलम लोड लेते हैं। तो 10% निकाल लेते हैं इस 1500 का 2500 का। तो 2500 का हमारा 10% होता है 250। ठीक है, तो 250 हम इसमें सम कर देंगे, तो मतलब टोटल ट्रांसमिटेड लोड इन सॉइल। ठीक है, टोटल हम लोग का सॉइल में कितना ट्रांसमिट होने वाला है इसको हम लोग प्लस करके लिख देते हैं, मतलब 250 एंड जो हम लोग का फाउंडेशन वेट है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल आ जाता है 2750 किलोन्यूटन। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन में गिवन था सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी हमारा 280 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ फाउंडेशन। एरिया ऑफ फाउंडेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, जितना हमारा टोटल लोड आया है, ठीक है, जितना हमारा टोटल लोड आया है उसके हम लोग डिवाइड कर देते हैं सेफ बेयरिंग कैपेसिटी से, तो हमारा निकल जाता है एरिया ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा टोटल वेट है और सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है, तो यहाँ पे टोटल वेट 2750 डिवाइड बाय 280, तो 9.821 मीटर स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट कॉलम लोड फ्रॉम एक्सिस ऑफ कॉलम ए। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग का एक्स बार आप इसको बोल सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है W2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन कॉलम डिवाइड बाई W1 प्लस W2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो जिसमें हमारा W2 है वो हमारा सेकेंड लोड है 1500 इंटू जो डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स, ये हमारा क्वेश्चन में भी मेंशन था कि 3.6 मीटर अपार्ट है दोनों कॉलम। तो ये जो हमारा कॉलम है ये दोनों एक दूसरे से कितना डिस्टेंस में है 3.6 मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे डिस्टेंस बिटवीन कॉलम, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद डिवाइड बाय W1 प्लस W2। ठीक है, तो ये इतना को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कुछ वैल्यू आता है 2.616। ठीक है, 2.16 मीटर यहाँ पे हम लोग का एक्स बार आ जाता है। ठीक है, ये हम लोग का एक्स बार है, आप इसको बोल सकते हो। एक्चुअल एक्स बार नहीं है, ये कॉलम से एक्स बार है। ठीक है, ये हमारा जो कॉलम है यहाँ से लेकर जो एक्स बार जा रहा है एक्स एक्सिस है वहाँ तक का ये डिस्टेंस है। ठीक है, 2.16। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन किया था क्वेश्चन में कि 590 mm वहाँ पे लिखा है लिमिटिंग कॉलम। ठीक है, तो वो लिमिटिंग कॉलम क्या था कि जो कॉलम ए है वहाँ से जो एंड तक का डिस्टेंस है वो कितना है 0.59 मीटर, मतलब 590 mm।
ठीक है, ये वही वैल्यू था जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अब हम लोग को इसका एक्स बार, टोटल एक्स बार निकालना है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस कर देना पड़ेगा। इसके बाद आता है लेंथ ऑफ फुटिंग। तो अब लेंथ ऑफ फुटिंग हम लोग कैसे निकालेंगे, ये टोटल लेंथ है फुटिंग का, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हमें पता है कि एक्स बार मतलब कॉलम फुटिंग का आधा का वैल्यू कितना है 2.75 है, तो हमें सिंपली क्या करना है, उसको डबल एक्सटेंड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 इंटू 2.75, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया है 5.5 मीटर, ठीक है। तो ये टोटल कॉलम का फुटिंग जो है उसका लेंथ है वो कितना आ जाता है हमारा 5.50 मीटर, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा कुछ पार्ट्स हो जाता है गिवन डाटा का। गिवन डाटा में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विड्थ ऑफ फुटिंग। हमें फुटिंग का विड्थ फाइंड करना है, तो जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, एरिया ऑफ फाउंडेशन, जो हमारा एरिया आया था हम लोगों ने निकाला था, डिवाइड बाय लेंथ ऑफ फुटिंग, ठीक है। हमें इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करके निकालना है इसका विड्थ, ठीक है। तो एरिया ऑफ फाउंडेशन आया था 9.821 और इसका लेंथ आया था 5.50 मीटर, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है 1.8 मीटर, ठीक है। ये हमारा आ जाता है इसका विड्थ, हमारे फुटिंग का जो है विड्थ वो आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोजेक्शन डिस्टेंस। प्रोजेक्शन डिस्टेंस हम लोग अब इसमें किसको बोलेंगे, जब हम लोगों ने एक्स बार निकाला था तो वो सिर्फ एक साइड के लिए निकाला था, कॉलम ए के लिए निकाला था, लेकिन यहाँ पे हमारा दोनों कॉलम का लोड और दोनों कॉलम का डायमेंशंस अलग अलग है, तो इसलिए हम लोग का एक्स बार भी अलग आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले निकाला था कि यहाँ पे ये वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसके बाद हमने 2.16 की वैल्यू को फाइंड किया था। अब जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये वैल्यू आ जाता है। इसके बाद हमने क्या निकाला था, टोटल लेंथ निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली करते क्या है कि हमें ये वैल्यू फाइंड करना है इसके प्रोजेक्शन के लिए, कॉलम बी के प्रोजेक्शन के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ कॉलम जितना अपार्ट है ये वैल्यू को हम लोग अगर इससे माइनस करते हैं तो हमें क्या ये वैल्यू निकल जाएगा, ये वैल्यू आता है 1.44, ठीक है। और अगर हम टोटल में से इतने को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें ये वैल्यू भी निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्शन डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.75 माइनस 1.44 इज इक्वल टू 1.31। अब मैंने यहाँ पे 2.75 क्यों लिखा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था कि 2.75 इंटू 2 कर दिया था, ठीक है। इसका ऐसा क्यों किया था मैंने, क्योंकि हमारा जो एक्स बार आया था, एक्सिस आया था, उससे डबल हम लोग का फुटिंग होगा, ऐसा हम लोग एज्यूम करके इसके लेंथ को फाइंड किए थे। तो सेम ऐसे ही मतलब जितना डिस्टेंस इधर का है उतना सेम डिस्टेंस इधर का भी होगा, ऐसा हम लोग एज्यूम करके चले थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2.75 वैल्यू को पुट कर दिया है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आता है 1.31 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अपवर्ड प्रेशर। अपवर्ड प्रेशर का फॉर्मूला होता है W1 प्लस W2 डिवाइड बाई लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, उसका एरिया। तो यहाँ पे ये हम लोग का वैल्यू आ जाता है 1000 प्लस 1500 डिवाइड बाई 5.5 इंटू 1.8 लेंथ और ब्रेथ इसका। तो इसका वैल्यू आ जाता है हमारा 252.52 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का गिवन डाटा होता है खत्म। इसके बाद सबसे पहला स्टेप आता है हमारा डेप्थ ऑफ फुटिंग। हमारे पास फुटिंग का लेंथ और ब्रेथ मिल चुका है, इसके बाद हमें निकालना है डेप्थ ऑफ फुटिंग। वो भी हमें किसके बेसिस पे निकालना है, पंचिंग शेयर के बेसिस पे, पंचिंग शेयर कंसिडरेशन के बेसिस पे। अब पंचिंग शेयर होता क्या है, ये एक्चुअली एक फेलियर होता है जो फुटिंग में बेसिकली हमें मिलता है, वो भी शेयर फोर्स के कारण, एक्सीड शेयर फोर्स के कारण हमें पंचिंग शेयर देखने के लिए मिलता है। अब होता क्या है कि इसका डेप्थ हम पंचिंग शेयर के थ्रू काउंट करेंगे, पंचिंग शेयर के थ्रू निकालेंगे। कैसे, कितना उसमें पंचिंग शेयर फोर्स लग रहा है उसके हिसाब से हम उसका डेप्थ डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकाल लेते हैं पंचिंग शेयर कंसिडरेशन फॉर कॉलम ए, ठीक है। कॉलम ए के लिए, क्योंकि दोनों कॉलम का हमारा जो डायमेंशन है वो अलग अलग है, ठीक है, तो दोनों के लिए हम अलग अलग निकालना पड़ेगा पंचिंग शेयर। तो सबसे पहले निकालते हैं हम कॉलम ए के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा पंचिंग लोड के लिए कॉलम लोड में हमारा कौन सा आ जाता है, हमारा जो W1 निकाले थे हम लोग प्लस W2, ठीक है, ये हम लोग का आ जाता है। इसके बाद रिएक्शन ऑफ सॉइल ऑन कॉलम एरिया, ठीक है, जो हम लोग अपवर्ड प्रेशर निकाले थे ना वो हमारा यहाँ पे आएगा। तो हम लोग पहले इसको गिवन कर लेते हैं, कॉलम लोड माइनस QU, ये हमारा कौन सा है, अपवर्ड प्रेशर है, और इनटू कॉलम एरिया, जो हम लोग का कॉलम एरिया है पर्टिकुलर बेसिस पे, हमारा कॉलम ए का है 400 इंटू 400, तो हम उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे गिवन हो गया, तो सीधा वैल्यू को पुट करते हैं। कॉलम लोड है हमारा 1000, अपवर्ड प्रेशर आया था हमारा 252.52 इंटू हम लोग का कॉलम का एरिया, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा ये वैल्यू आता है किलो न्यूटन में। इसके बाद हमारा न्यूटन में वैल्यू आ जाता है 959,600 न्यूटन, ठीक है। इसके बाद हम फाइंड करते हैं
फैक्टर्ड पंचिंग लोड, ठीक है, हमारा ये पंचिंग लोड आ गया, लेकिन अब इसके लिए फैक्टर्ड निकालना पड़ेगा ना हमें इसका, तो सीधा हम 1.5 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे इसका कुछ कुछ वैल्यू आ जाता है 1439400 न्यूटन, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ वैल्यू आ जाता है। इसके बाद हमें इसका पंचिंग शेयर रेजिस्टेंस निकालना है, इसके थ्रू हमें इसका डेप्थ मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है, पेरीमीटर ऑफ द कॉलम ए मल्टीप्लाइड बाई डी जो हमारा डेप्थ है मल्टीप्लाइड बाई डिजाइन पंचिंग शेयर। अब ये डिजाइन पंचिंग शेयर होता क्या है, डिजाइन पंचिंग शेयर आपको यहाँ पे लेना है 1.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा कहाँ से आया, ये आया हमारा IS 456 टेबल 20 से, ठीक है, टेबल 20 में आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। और ये आपका, इसको आप कांस्टेंट ही समझो, क्योंकि आपको हर जगह डिजाइन शेयर डिजाइन पंचिंग शेयर आपको 1.8 ही लेना है, क्योंकि वो हमारा कंक्रीट के लिए सेम होता है। इसके बाद हम वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ कॉलम, पेरीमीटर ऑफ कॉलम मीन्स कॉलम के चारों कोनों का माप, ठीक है, ऑफ कॉलम में इनटू डी मतलब डेप्थ इनटू डिजाइन पंचिंग शेयर जो है हमारा 1.8, और उसके बाद है फैक्टर्ड लोड। फैक्टर्ड लोड में हमारा जो अभी आया है 1439400, ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे डी का वैल्यू आ जाता है, हमारा डेप्थ का वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो जाता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे कॉलम ए के लिए निकाले हैं, वैसे ही सेम हम यहाँ पे अब कॉलम बी के लिए निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम कॉलम बी के लिए भी देख लेते हैं। कॉलम बी के लिए मैंने सारे वैल्यूज को पुट कर दिया है। हमारा कॉलम बी के लिए जो हमारा उसका लोड था वो था हमारा 1500 और उसका डायमेंशन था 600 इंटू 600, तो यहाँ पे मैंने मीटर पे चेंज करके इसको लिख दिया है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आता है 1409 किलो न्यूटन, ठीक है, ये इसका आ जाता है वैल्यू पंचिंग लोड का। अब हमें इसका फैक्टर्ड निकालना पड़ेगा, तो फैक्टर्ड के लिए हमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका वैल्यू आता है 2113.5 किलो न्यूटन, तो जिसको हम लोग चेंज करेंगे न्यूटन में तो 213500 न्यूटन बन जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे पंचिंग शेयर रेजिस्टेंस निकालेंगे टू फैक्टर्ड लोड, तो यहाँ पे हमारा इसका फॉर्मूला हो जाता है पेरीमीटर ऑफ कॉलम बी इंटू डेप्थ इंटू डिजाइन ऑफ पंचिंग शेयर इज इक्वल टू फैक्टर्ड लोड। तो हमें यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहाँ आ जाता है 4 इंटू 600 जो हमारा डायमीटर है उसका डायमेंशन है कॉलम का, बी कॉलम का, इंटू डेप्थ इंटू 1.8 इज इक्वल टू 2113.500 जो फैक्टर्ड लोड आया था हम लोग का ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमारा डेप्थ का वैल्यू आता है 489.2 mm, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पंचिंग शेयर कंसिडरेशन फॉर कॉलम बी हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेशंस। अब हमारा जो फुटिंग है उसके लिए हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन जो उसमें लोड आ रहा है, जो फुटिंग में लोड आ रहा है कॉलम के थ्रू, उस लोड के हिसाब से हम नहीं करेंगे, हमें उसका फैक्टर लोड है जो कॉलम का, उसके हिसाब से हमें उसके बेंडिंग मोमेंट को फाइंड करना है, क्योंकि फैक्टर लोड सेफ्टर और फैक्ट्री के लिए हमें करना पड़ता है। तो इसलिए हम उसके लोड के हिसाब से, फैक्टर लोड के हिसाब से इसके बेंडिंग मोमेंट को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कॉलम ए का फैक्टर लोड ऑन कॉलम ए जो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 तो 1500 आ जाता है। सेम वैसे ही कॉलम बी के लिए 1.5 मल्टीप्लाइड 1500 तो 2250 किलो न्यूटन आ जाता है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, रिएक्शन निकालना है ऑफ सॉइल, ठीक है। अब दोनों कॉलम के थ्रू, ठीक है, दोनों कॉलम के थ्रू फुटिंग में हमारा सॉइल में कितना लोड जाने वाला है, ठीक है, दोनों कॉलम के थ्रू, ठीक है, रिएक्शन समझ लेना, दोनों कॉलम के थ्रू हमारा रिएक्शन कितना जाने वाला है सॉइल में, इसे हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, WA प्लस WB फैक्टर्ड, ठीक है, तो मतलब लोड ए और लोड बी जो हम लोग का है फैक्टर्ड वाला, उसको प्लस करना है डिवाइड बाय लेंथ ऑफ फुटिंग, ठीक है। ये जब हम वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है 1500 प्लस 2250 डिवाइड बाई 5.50। इसको जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 681.818 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू है, दोनों कॉलम का एक साथ जो रिएक्शन पड़ रहा है वो वैल्यू है, ठीक है। तो इसके बाद हम एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लेते हैं इसका कॉलम का, ठीक है। तो कॉलम ए के लिए आ जाता है हम लोग का WAL²/2, ये हम लोग का बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है, सबको पता होगा। अब यहाँ पे वैल्यूज में क्या आता है चेंजेस ये देख लेते हैं। WA
अब दोनों हम लोग का W है यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया, दोनों कॉलम के थ्रू जो हम लोग का लोड लग रहा है, इक्वल लोड रिएक्शन, टोटल रिएक्शन, वो हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। तो इसलिए हम दोनों का, इसमें दोनों में जो लोड लगेगा वो हम लोग का सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे WA में आएगा हम लोग का 681.818 मल्टीप्लाइड बाई अब L वैल्यू हम लोग का कहाँ से है 0.59। अब यहाँ पे हमारा डायग्राम के थ्रू आप लोग को समझ आएगा, जो हम लोग का कॉलम का डिस्टेंस था एंड तक, ठीक है, ये हम लोग का एंड तक है, वो जो डिस्टेंस था वो था हम लोग का 0.59, ठीक है। अब हम लोग को ये डिस्टेंस लेना है, क्योंकि यहाँ तक का हम लोग को बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है ना, तो यहाँ तक का हम लोग को वैल्यू लेना है। तो WAL² हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे 0.59 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाता है 118.67 किलोन्यूटन मीटर, ठीक है। इसके बाद हमारा B के लिए भी सेम वैल्यू आ जाता है 618.818 मल्टीप्लाइड बाई सेम कॉलम से एंड पॉइंट तक का हम लोग का B कॉलम से था यहाँ पे वैल्यू 1.31। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाता है 585.03 किलोन्यूटन मीटर, ठीक है। ये हमारा होता है बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेशन। बट अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आता है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, हॉगिंग मोमेंट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, ठीक है। किसी भी आप स्पान में देख लीजिए, बीम में देख लीजिए, जो हमारा सबसे मैक्सिमम पॉइंट होता है वो हम लोग का हॉगिंग मोमेंट कहलाता है। हॉगिंग या सैगिंग जिसको बोलना चाहे बोल सकते हो, वो साइन कन्वर्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो वैल्यू आता है, ठीक है, वो अब हम लोग को फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस में है, ठीक है। अब ये हमको फाइंड करना है। इसके बाद हम ये डिस्टेंस को निकालते हैं। इसके लिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन इसको देख लेते हैं। इक्वेटिंग द शेयर फोर्स टू जीरो, यहाँ पे हम एक वैल्यू को, एक पॉइंट को जीरो मान लेते हैं, उसके बाद हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। मैंने यहाँ ए पॉइंट को जीरो मान लिया है। तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन फोर्स है टोटल, उसको हम लोग लिखते हैं 681.818। अब मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्या है हमारा, जो अननोन डिस्टेंस है, ठीक है, जो अननोन डिस्टेंस है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वो है, तो उसको हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस जो हम लोग का फर्दर लोड्स बचा है, एक्सपेक्ट ए का लोड को छोड़ के, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं 1500 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हो तो हमारा वैल्यू आ जाता है x इज इक्वल टू 2.2 मीटर, ठीक है, 2.20 मीटर। तो यहाँ पे जो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू है वो क्या आ जाता है 2.20 मीटर, ठीक है। इसके बाद हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हम लोग का टोटल रिएक्शन फोर्स है उसको हम पुट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई जो हम लोग का अननोन डिस्टेंस था, ठीक है, जो हम लोग का अननोन डिस्टेंस था उसका हाफ करेंगे, ठीक है, x/2 करेंगे, माइनस जो हम लोग का फर्दर लोड बचा है 1500। अब वहां से हम लोग का इस तक का डिस्टेंस, मतलब कॉलम ए तक का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। तो ये जो वैल्यू था वो तो हम लोग का एंड पॉइंट तक का था। अब सेम यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या कर लेंगे, उसमें माइनस कर देंगे, तो ये हम लोग का x माइनस 0.59 यहाँ पे वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे बनता है माइनस 7065 किलो न्यूटन मीटर, जो कि हमारा यहाँ पे रीच होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग का पॉइंट ऑफ काउंटरफैक्चुअल। अब पॉइंट ऑफ काउंटरफैक्चुअल हम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाले स्टेप में हम लोगों ने किया था इक्वेटिंग शेयर फोर्स टू जीरो, ठीक है। शेयर फोर्स के वैल्यू को हम लोगों ने जीरो के अपोजिट रखा था, उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड की थी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज को जीरो के अपोजिट पुट करके एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जिससे हम लोग का जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का आया था वैल्यू, तो उसका हम लोग को डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन को रखेंगे, इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो हमें कुछ ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4.4x प्लस 2.596 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये वैल्यू आता है। इसके बाद हम आप कैलकुलेटर में या फिर नॉर्मली ऐसा निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिल जाएगा, x का 0.7 मीटर और एक है हम लोग का 3.7 मीटर, ठीक है, ये दो वैल्यू हम लोग को मिल जाएंगी। अब इसके बाद क्या आता है कि जब भी हम किसी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमें जब डेप्थ उसका निकालना रहता है, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर का डेप्थ निकालना रहता है, फाइंड करना पड़ता है, तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, इक्वेट करना पड़ता है लिमिटिंग मोमेंट को मैक्सिमम मोमेंट से, ठीक है, लिमिटिंग मोमेंट को मैक्सिमम मोमेंट से हम लोग को इक्वेट करना पड़ता है। इसका आप लोग को फॉर्मूला लगता है, आईएस कोड में वो दिया हुआ है 456 में, आप देख लीजिएगा। तो हम लोगों के पास अभी स्टील है 415, ठीक है, 415 के लिए हम लोग का लिमिटिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है 0.8 FCK BD स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, जैसे कि हम लोग को पता है कि FCK हम लोग को 20 दिया है, M20 दिया है, और B हम लोग को आया है 1.8 मीटर, तो हम लोग को यहाँ पे
एमएम में लेना है सब चीज़, तो क्योंकि एफसी के जो होता है हम लोग का न्यूटन पर एमएम में होता है, तो हम लोग को सब चीज़ उसमें एमएम में लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू आ जाता है 0.138 सेम, उसके बाद एफ सी के हम लोग का 20, इसके बाद बी का वैल्यू है 1.8, तो एमएम में चेंज करेंगे तो 1800, और उसके बाद डी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का डी का वैल्यू आता है 392.4। अब देखो यहाँ पे ये हम लोग का एमएम में आ गया है, बट ये वैल्यू है क्या चीज़ का, ये है हम लोग का इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, आप लोग को टोटल डेप्थ और इफेक्टिव डेप्थ में डिफरेंस तो पता ही होगा। जो हम लोग का बार तक का डिस्टेंस होता है वो हम लोग का इफेक्टिव डेप्थ कहलाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का इफेक्टिव डेप्थ है। अब इसके बाद हम लोग को निकालना है ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, हम लोग को ओवरऑल डेप्थ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग उसमें बार कितने टाइप का प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसमें 16 mm का बार प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने mm का उसमें कवर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम देखते हैं। तो इसको हम लोग को एज्यूम करना रहता है, और इसको आप IS कोड में कुछ क्राइटेरियाज भी हैं उसको भी देख सकते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर, दूसरे स्ट्रक्चर के लिए आपको अगर बनाना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया है प्रोवाइड 16 mm बार। ठीक है, 16 mm 5 बार, एंड क्लियर कवर है इसका 60 mm। ठीक है, 60 mm इसका कवर है। ठीक है, मतलब जो हम लोग का आउट लेयर है उससे जो बार का डिस्टेंस है वो 60 mm है। ठीक है, तो ये हम लोग का 16 mm 5 बार और 60 mm इसका कवर है। तो इसके बाद हम लोग निकालते हैं इफेक्टिव कवर। ठीक है, इफेक्टिव कवर जब हम लोग निकालते हैं, इफेक्टिव कवर मीन्स क्या हुआ, उसके बीच का डिफरेंस हुआ। ठीक है, डिस्टेंस हुआ, जो हम लोग का डी डैश होता है ना, वो वाला वैल्यू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो उसका कवर है, ठीक है, जो उसका कवर है, लाइक ये हम लोग का कोई है बार समझ लीजिए, इसके बाद जो हम लोग का ये है, ये वैल्यू है। ठीक है, तो 60 हम लोगों का कवर है, तो यहाँ से यहाँ तक का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव कवर के लिए जो हम लोग का 5 बार है, ठीक है, ये हम लोग का 16 है ना, ये हम लोग का 16 है, तो उसका क्या करेंगे, हाफ लेंगे, ये हाफ, और उसके बाद हम लोग इसको प्लस कर देंगे, तो हम लोग का वैल्यू आ जाता है 68 mm। ठीक है, 68 mm हम लोग को यहाँ पे आ गया इफेक्टिव कवर। ठीक है, इफेक्टिव कवर आ गया, मतलब डी डैश आ गया। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ओवरऑल डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ कैसे फाइंड करना है, जो हम लोग का इफेक्टिव डेप्थ है, मतलब ये जो हम लोग की टोटल टॉप से डेप्थ है वो है हम लोग का डी इफेक्टिव डेप्थ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ओवरऑल डेप्थ निकाल लेंगे। ओवरऑल डेप्थ कैसे निकालेंगे, जो हम लोग का एक्चुअल डेप्थ आया था लिमिटिंग मोमेंट लगा के, उसको हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, इफेक्टिव कवर से इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू आता है 460.4। ठीक है, 460.4 mm आ जाता है वैल्यू। इसके बाद आता है फॉर इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्टील। ठीक है, अब क्या होता है कि किसी स्टील को हम जब स्ट्रक्चर पे लगाते हैं ना, तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है कि उसके डेप्थ को बढ़ा देना पड़ता है उसके इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो वो हम लोग का बढ़ता है 40% तक। ठीक है, तो हम लोग का जो यहाँ पे डेप्थ आया था वो था हम लोग का 460, तो इसमें हम लोग 40% उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 460 प्लस इसका 460 का 40%, तो हम लोग का आ जाता है यहाँ पे 645 mm। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने एक्चुअल मतलब अप्रॉक्स हम लोग मान लिए हैं 650 mm। ठीक है, 650 हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ओवरऑल डेप्थ। अब देखिए हम यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ निकाल लिए, इसके बाद हम लोग का आया है 650। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हम लोग का कवर है, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ है, तो वो हम लोग निकाल लेंगे। इफेक्टिव डेप्थ मीन्स जो हम लोग को टॉप से था डेप्थ। ठीक है, इफेक्टिव हम लोग का कवर आया था 68। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेंगे, जो हम लोग का स्मॉल डी। ठीक है, स्मॉल डी जो हम लोग निकाले थे ना, वो अब एक्चुअल वाला हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो एक्चुअल इफेक्टिव डेप्थ इज 650 माइनस 68, तो हम लोग का यहाँ पे आ जाता है 582 mm। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चुअल से हम लोग को क्या क्या मिला है, हम लोग का इसका डी मिला है, स्मॉल डी और एक्चुअल डी। ठीक है, मतलब टोटल डेप्थ ऑफ फुटिंग एंड स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा रेनफोर्समेंट। हमें फुटिंग के लिए अब रेनफोर्समेंट की वैल्यूज को फाइंड करना है, तो वो भी हम किसके बेसिस पे करेंगे, बेंडिंग मोमेंट के कंसीडरेशंस के बेसिस पे करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बेंडिंग मोमेंट को फाइंड किया है, तो उसके मोमेंट उसके वैल्यूज के बेसिस पे हम स्टील को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, टॉप स्टील। ठीक है, जो हमारा फुटिंग है उसमें जो टॉप स्टील जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे इनटू मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट। ठीक है, हॉगिंग मोमेंट के बेसिस पे जो हमारा आया था 765 किलोन्यूटन मीटर, इसके बेसिस पे हम लोग
लोग इसके परसेंटेज ऑफ स्टील को सबसे पहले फाइंड करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा टॉप स्टील, ठीक है। हमारा जो फुटिंग है उसमें जो टॉप स्टील हम प्रोवाइड करेंगे इनटू मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट, ठीक है। हमारा जो हॉगिंग मोमेंट आया था 765 किलोन्यूटन मीटर, इसके बेसिस पे हम उसके वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है परसेंटेज ऑफ स्टील, पीटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत सारी जगह देखा होगा, 0.5 FCK डिवाइड बाई FY 1 माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस 0.6 MU FCK BD स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। ये हमारा होता है परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें सब वैल्यू पता है, ठीक है। हमें FCK का वैल्यू पता है, FY का वैल्यू पता है, MU का वैल्यू ये हमारा दिया हुआ है, इसको हम यूज करेंगे, और BD का भी वैल्यू हम लोग को पता है। तो इन सारे वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं और PT के वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का MU का वैल्यू है वो हमारा किलोन्यूटन मीटर में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे सिंपली 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ पे हमारा 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा वैल्यू आ जाता है PT का 0.377%, ठीक है। यहाँ पे हमारा PT का वैल्यू निकल जाता है, किसके लिए? टॉप स्टील के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये चीज खत्म होता है। इसके बाद हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जितना हमारा परसेंटेज आया है स्टील का उससे हम लोग को एरिया का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा AST निकल जाता है, BD जो हम लोग का BD है लंबाई गुणित चौड़ाई रहेगा फुटिंग का, उससे हम लोग का परसेंटेज ऑफ स्टील का हम लोग को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो आएगा हम लोग का 3950 mm स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का आ जाता है AST का वैल्यू आ जाता है 3950 mm स्क्वायर। इसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं उसमें कितना बार लगेगा, क्योंकि अभी हमें उसका नंबर निकालना है, हमें उसमें कितना बार लगाना है, नंबर्स ऑफ बार, उसके लिए हम लोग को उसका डाया उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग को डाया ऐसे हम लोग को दिया नहीं गया है, इसलिए हम लोग इसमें एज्यूम करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 16 mm डाया ऑफ बार, ठीक है। इस फुटिंग के लिए हम लोग ले लेते हैं 16 mm डाया ऑफ बार। तो 16 mm डाया ऑफ बार के लिए हम लोग उसका पर्टिकुलर एक बार का एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ बार। एरिया ऑफ बार का हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं π/4 इंटू D स्क्वायर। तो D हम लोग अभी माने हैं 16 mm, ठीक है। 16 mm तो उसका π/4 इंटू 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाता है 201.96 mm स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है वो क्या है, हम लोग का एरिया ऑफ फाई है, ठीक है। एरिया ऑफ फाई मतलब एक बार का है, जिससे हम अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, AST और A5 को इक्वेट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ स्टील पता चल जाएगा। नंबर ऑफ बार क्या होगा हम लोग का, AST डिवाइड बाई A5। तो मतलब जो हम लोग का एरिया ऑफ बार है, एरिया ऑफ स्टील है और एरिया ऑफ बार है, इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ वैल्यू आता है 19.64, ठीक है। ये हम लोग का बार का नंबर्स है, तो इसको हम अप्रॉक्स ले सकते हैं 20। तो यहाँ पे हम लोग का नंबर ऑफ बार निकल जाता है टॉप स्टील के लिए, ठीक है। टॉप स्टील बस अभी ये निकला है हम लोग का। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉटम के लिए, ठीक है। सेम टू सेम हम लोग को क्या करना है, बॉटम के लिए करना है, लेकिन बॉटम के लिए हम लोग का 2 कॉलम है अलग अलग डायमेंशन का, अलग अलग लोड के साथ। तो हम दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले बॉटम का निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग पहले कॉलम A के लिए निकालना पड़ेगा, फिर कॉलम B के लिए निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सब चीज को फाइंड करके रख लिया है। सेम आप लोग को सेम फॉर्मूला यूज करना है, सेम AST का फॉर्मूला यूज करना है, और इसका स्टील का डाया भी आप 16 mm ही एज्यूम कर सकते हैं। मैंने ये सब चीज वैल्यू 16 mm डाया के बार के हिसाब से ही निकाला है। तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील आ जाता है किसके लिए, बॉटम ऑफ स्टील फॉर कॉलम A, जिसका हम लोग का वैल्यू आया था 118.67 किलोन्यूटन, ठीक है। ये हम लोग का किलोमीटर मीटर में आया था। तो इसका परसेंटेज ऑफ स्टील सेम इस फॉर्मूला में पुट करने के बाद हमारा वैल्यू आता है 0.05%, ठीक है। लेकिन हमारा IS कोड में कंसीडरेशन है कि हम लोग 0.12 से नीचे नहीं ले सकते परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है। आप लोग उसमें कुछ पॉइंट में देख लेना, 58 पेज नंबर में आई थिंक। तो ये हमारा उसमें दिया हुआ है कि हम लोग 0.12 से कम नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, 0.05 आया है तो हम लोग उसके जगह क्या लेंगे, 0.12% ले लेंगे। इसके बेसिस पे हम लोग क्या निकालेंगे, AST फाइंड करेंगे। AST फाइंड करने के बाद हम लोग उसका क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ स्टील फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ बार फाइंड कर लेंगे। सेम यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट ये वाला पॉइंट खत्म होता है कॉलम A के लिए। अब सेम पॉइंट हम लोग करेंगे कॉलम B के लिए। कॉलम B के लिए भी हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर्मूला सेम रहेगा, बट कॉलम B के लिए हमारा लोड क्या आया था हॉगिंग मोमेंट में, सैगिंग मोमेंट में 585.03, ठीक है। ये हमारा उसमें वैल्यू आया था किलोन्यूटन मीटर में। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लेते हैं, जो आया हमारा 0.283%, ठीक है। सेम हमारा उसमें फिर AST फाइंड कर लेंगे। AST आया हमारा
2965 mm²। इसके बाद हमारा नंबर ऑफ बार भी कैलकुलेट कर लेंगे सेम इस फॉर्मूला से, तो ये हमारा आ जाता है 15। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टील का फॉर्मूला हम लोग का ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। AST का फॉर्मूला होता है हमारा π/4 इंटू d² इंटू n। ठीक है, ये कुछ होता है हम लोग का। तो ये हमारा क्या है, एरिया है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको सीधे A5 को हम लोग यहाँ भेज दिए हैं। उसके बाद ये हम लोग का n = हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग का ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ मैंने अपने खुद से नहीं बनाया है, ये इसी का पक्षांतर करके बनाया है। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो जाता है रेनफोर्समेंट बेंडिंग मोमेंट के कंसिडरेशन के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है शेयर एनालिसिस। हमें उस पर्टिकुलर फुटिंग का शेयर फोर्स फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू देयर लोड्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ए पॉइंट। हम लोग का ये वाला पॉइंट है वो है ए पॉइंट, जिसमें हम देखते हैं शेयर फोर्स ऑफ ए। ठीक है, इस ए पॉइंट में हम लोग का शेयर फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोडिंग को देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा लोडिंग लग रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन से साइड को हम लोग को लेना है। हम लोग पहले इस साइड को लेते हैं, एंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम लोग पहला कैलकुलेशन किए, तो ये हमारा अपवर्ड फोर्स है 681.818। ठीक है, उसके बाद हम कितने लोड के कितने डिस्टेंस के लिए हम लोग इसको फाइंड कर रहे हैं 0.59। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारा यहाँ पे आ जाता है 402.27 किलोन्यूटन। ये कहाँ तक के लिए था, हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड के लिए था। सेम यही परफॉर्म करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड के लिए। तो शेयर फोर्स ऑफ ए राइट हैंड साइड के लिए, तो हमारा जो वैल्यू आया है, यहाँ तक का वैल्यू आ चुका है पॉइंट ए तक का, तो यहाँ पे हम लोग का 402.27। उसके बाद जो एक्सटर्नल लोडिंग आ रहा है हम लोग का, इसमें देखिए ये वाला जो वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग डायरेक्टली माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, उसमें उसका राइट हैंड साइड का उसका शेयर फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग का वैल्यू आ जाता है -0.097.73 किलोन्यूटन। ठीक है, ये हम लोग को आ गया राइट हैंड साइड तक के लिए, मतलब इस साइड तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, मतलब डाउन साइड तक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग का शेयर फोर्स ऑफ बी। ठीक है, हमें अब बी पॉइंट के लिए, ये हम लोग का बी पॉइंट है, इसके लिए हम लोग को शेयर फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे भी हम लोग का अपवर्ड प्रेशर लग रहा है, वो लग रहा है 681.818। ठीक है, तो ये हम लोग का माइनस में जाएगा, क्योंकि इस तरफ हम लोगों ने प्लस में लिया था, तो इस तरफ हम लोग का माइनस में जाएगा। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा राइट हैंड साइड के लिए। अब ये हम लोग का राइट हैंड साइड कौन सा हुआ, ये यहाँ वाला हो गया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड के लिए हम लोग का इसका डिस्टेंस कितना था, इसका डिस्टेंस था 1.31। ठीक है, 1.31 था, तो इसमें डायरेक्टली हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू आ जाता है -893.18 किलोन्यूटन। ठीक है, ये हम लोग का राइट हैंड साइड के लिए हो गया। सेम इसी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के लिए करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, बी के लिए वैल्यू ये होगा हम लोग का सेम राइट हैंड साइड का वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद जो हम लोग का वैल्यू आया है उसमें लोडिंग लग रहा है, उसको हम लोग डायरेक्टली प्लस कर देंगे। तो जिससे हम लोग का क्या आ जाएगा, उसका लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ जाएगा, जो कि है हम लोग का 1356.82 किलोन्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कुछ इस तरीके से इसका वैल्यूज आएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली पुट कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे हम लोग का इस टाइप से कुछ इसका वैल्यूज पुट हो जाता है। तो अब हम लोग को ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो आप इसको सिमिलर ट्रायंगल की मदद से निकाल सकते हो, लाइक 1097.73 डिवाइड बाई x, मीन्स ये वाला डिस्टेंस होगा हम लोग का x इज इक्वल टू हम लोग का होगा 893.18 डिवाइड बाई जो हम लोग का टोटल डिस्टेंस है, यहाँ पे हम लोग का टोटल डिस्टेंस है 3.6 माइनस x। तो इसको जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग का आ जाता है यहाँ पे 1.61 या 62 आई थिंक आता है, 61 ही आता है शायद। तो यहाँ पे हम लोग का इस टाइप का वैल्यू आता है, और हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड हो गया, तो हम लोग का ये वाला वैल्यू भी फाइंड हो जाता है। 3.6 से माइनस करेंगे, इस टोटल वैल्यू से हम लोग माइनस करेंगे, तो हमें ये वाला वैल्यू भी फाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे होता है हम लोग का शेयर एनालिसिस का पॉइंट खत्म। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग का कैंटिलीवरिंग पार्ट। ठीक है, अब जो हम लोग का ये फुटिंग है, इसमें हमारा जो ये कैंटिलीवर पार्ट है, ठीक है, ये हम लोग का कैंटिलीवर पार्ट है दोनों साइड। अब इसके लिए हम लोग को स्टील फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्शन बियॉन्ड द कॉलम ए। ठीक है, अब ये हम लोग का कॉलम ए है। ठीक है, जो हम लोग का यहाँ पे डिस्टेंस है 0.59, ये कहाँ तक का डिस्टेंस है, हम लोग का सेंटर टू सेंटर तक का डिस्टेंस है। ठीक है, ये हम लोग का जो कॉलम है ना, ये कॉलम ऐसा है, तो यहाँ सेंटर तक का डिस्टेंस है वो। तो हम लोग को करना क्या है, इसके लिए पॉइंट ए का मतलब कॉलम ए का हम लोग को उसका जो डायमेंशन है, मतलब 400 इंटू 400। ठीक है, ये हम लोग का कॉलम का साइज है उसका। तो उसको क्या करना है, सीधा उसको माइनस करके, उसके हाफ तक का माइनस करके सिर्फ प्रोजेक्शन का हम लोग को लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल लेंथ है इसका
0.59, उस पर हम लोग माइनस कर देंगे 0.4 डिवाइड बाई 2, मतलब कॉलम का हाफ को हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिल जाता है 3.9। ये कॉलम है, तो यहाँ पे कॉलम के फेस से एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना मिलेगा, 0.39 तक का हम लोग को यहाँ पे डिस्टेंस मिलेगा। सेम वैसा ही हम लोग कॉलम बी के लिए भी कर लेंगे। कॉलम बी के लिए हम लोग का जो डायमेंशन है कॉलम का, वो क्या है हम लोग का 600 × 600 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, 0.6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो इसमें वैल्यू आता है 1.01 मीटर, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस क्रिटिकल सेक्शन फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ कॉलम बी। अब देखो हम लोग डिस्टेंस क्रिटिकल सेक्शन क्यों ले रहे हैं कॉलम बी का, हम लोग ए का क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो स्टील प्रोवाइड करेंगे वो सब में इक्वली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हम लोग कॉलम बी के नीचे अलग स्टीरअप्स नहीं देंगे और कॉलम ए के नीचे अलग स्टीरअप्स, ऐसा नहीं देंगे, हम लोग एक ही स्टीरअप्स देंगे। और हम लोग बी का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो कॉलम बी में लोड है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा के हिसाब से हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे और सेम स्टील पूरे फुटिंग में प्रोवाइड करेंगे, इसलिए हम लोग बी का सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, बी का क्रिटिकल सेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो बी है वो है हम लोग का 300, मतलब उसका हाफ, कॉलम का हाफ। और इसमें हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग का उसका डेप्थ है उसको प्लस कर देना है, तो इसका हम लोग को क्या आ जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन का वैल्यू आ गया। इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है कुछ पॉइंट्स, जैसे कि हम लोग का यहाँ पे फाइंड करना है शियर फोर्स ऑफ एट क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन के लिए हम लोग को शियर फोर्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा वैल्यू लेते हैं, जो हम लोग का प्रोजेक्शन डिस्टेंस है, प्रोजेक्शन डिस्टेंस माइनस जो हम लोग का क्रिटिकल सेक्शन है डिवाइड बाई प्रोजेक्शन डिस्टेंस, ठीक है। ये हम लोग का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, उसके शियर फोर्स से, ठीक है। जो शियर फोर्स हम लोग का आया था ना बी पॉइंट पे, हम लोग बी का ले रहे हैं, तो बी पॉइंट पे जो वैल्यू आया था उसको हम लोग सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हम लोग को उसका क्रिटिकल सेक्शन पता चल जाता है। तो वो आता है हम लोग का 291.82 किलोन्यूटन, ठीक है। इसके बाद आता है टाउ वी। ये टाउ वी क्या होता है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस अब हम लोग को फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या वैल्यू को पुट करेंगे, जो हम लोग का क्रिटिकल सेक्शन आया था, ठीक है, शेयर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन आया था, उसको वैल्यू को पुट करना है। उसको न्यूटन में चेंज करने के लिए यहाँ पे 1000 या 10 की पावर 3 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग का BD है, ठीक है, हम लोग का जो फुटिंग का एरिया है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो जिससे हम लोग का वैल्यू आ जाता है 0.28 किलो न्यूटन पर mm²। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हम लोग का परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। अब परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड में हम लोग क्या क्या रखेंगे, AST किसका रखेंगे, पॉइंट बी के लिए, मतलब कॉलम बी के लिए जो हम लोग रेनफोर्समेंट निकाले थे ना, उसका हम लोग AST को रखेंगे और नीचे हम लोग इसका BD रख देंगे, एरिया ऑफ फुटिंग। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जिससे हम लोग का इसका परसेंटेज निकल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टाउ सी। अब टाउ सी होता क्या है, ये होता है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ये आपको IS 456 में टेबल नंबर 19 में मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको टेबल नंबर 19 में मिल जाएगा। इसमें क्या करना पड़ता है, जो हम लोग का परसेंटेज ऑफ स्टील आया है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील आया है, उससे हम लोग को कंपेयर करना पड़ता है एरिया ऑफ कंक्रीट को, ठीक है। कौन सा कंक्रीट हम लोग यूज कर रहे हैं, M15, M20, M30, M25, ये सबको हम लोग कंपेयर करते हैं। उसके बाद उसके वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो इसका हम लोग का आया था 0.29% आया था हम लोग का स्टील, तो उसके हिसाब से हम लोग का जो टाउ सी है वो आएगा 0.38 न्यूटन पर mm²। तो इतना सब कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो हम लोग का स्टील यूज हो रहा है कैंटिलीवरिंग पार्ट में, वो हो रहा है हम लोग का 8 लेग्ड 10 mm बार विद सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ 300, ठीक है। मतलब हम लोग को 300 स्पेसिंग से 10 mm का बार यूज होगा, ठीक है, कैंटिलीवरिंग पार्ट में। तो यहां तक हो जाता है हम लोग का स्टेप 5 कैंटिलीवरिंग पार्ट सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हम लोग का फुटिंग बिटवीन 2 कॉलम्स। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि जो कैंटिलीवर पार्ट था फुटिंग का, उसकी वैल्यूज को फाइंड किया था, मतलब उसके रेनफोर्समेंट को फाइंड किया था। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, जो हम लोग का फुटिंग है, मान लो यहाँ पे हम लोग का ये फुटिंग है, तो इसमें 2 कॉलम है, ये A है और ये B है। तो क्या किया था हम लोगों ने पिछले पार्ट में, इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, मतलब दोनों साइड कैंटिलीवर पार्ट को हम लोगों ने इसकी वैल्यूज को फाइंड कर लिया था, मतलब स्टील को फाइंड कर लिया था। अब हम लोग को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि फुटिंग बिटवीन 2 कॉलम्स, ठीक है। फुटिंग बिटवीन 2 कॉलम्स मतलब कॉलम्स के बीच में हम लोग का जो भी यहाँ पे स्टील प्रोवाइड होने वाला है, इसकी वैल्यूज को हम लोग को इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, इसमें हम लोगों ने लेफ्ट साइड निकाल लिया था, ए कॉलम का लेफ्ट साइड निकाल लिया था। तो हम लोग को सेम क्या करना है, यहाँ पे बी साइड को, मतलब सेकंड साइड को, राइट हैंड साइड को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया है राइट साइड ऑफ कॉलम ए,
ठीक है, राइट साइड वाला कॉलम में हम लोग को फाइंड करना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हम लोग का हाफ कॉलम साइज प्लस इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, हाफ कॉलम साइज प्लस इफेक्टिव डेप्थ है। तो अब हम लोग को ये करने क्यों बोल रहे हैं, देखिए क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे निकाले थे वैल्यू, वो इस साइड के कैंटिलीवर पार्ट के लिए निकाले थे विथ एक्सिस ऑफ ए, ठीक है, जो हम लोग का कॉलम ए का एक्सिस था उसके उस साइड के लिए निकाले थे। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसी एक्सिस से हम लोग राइट साइड की तरफ निकालेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कॉलम का हाफ ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉलम का हाफ ले लिया, जैसे कि हम लोग को पता है कि कॉलम ए है, जो कॉलम ए है वो कितना है 400 इंटू 400 है, तो इसके हिसाब से हम लोगों ने उसका हाफ मतलब 200 ले लिया है, प्लस उसका डेप्थ मतलब उसका कितना हम लोग का स्टील लगने वाला है, कितने डेप्थ तक, ये हम लोग अब फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब उसके स्टील को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को आ जाता है, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो ये हम लोग का स्मॉल डी था, ठीक है, 582 हम लोग का स्मॉल डी था, इसको हम लोग प्लस करते तो आता है हम लोग का 782 mm, ठीक है, जिसको हम लोग मीटर में चेंज करके लिखते हैं 0.782 मीटर। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग का पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चुअल, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट का जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, बेंडिंग मोमेंट के वैल्यूज फाइंड कर रहे थे, तब हम लोग को क्या मिला था कि x की 2 वैल्यू हम लोग को फाइंड मिली थी हम लोग को, है ना। तो यहाँ पास की वैल्यू हम लोग की कितनी आई थी 0.7 आया था, ठीक है। तो सेम हम लोगों ने क्या किया है कि 0.7 से हम लोगों ने यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मतलब उसके एक्सिस तक की डिस्टेंस है, उसको माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ तक का हम लोग का कैंटिलीवर पार्ट में इसकी वैल्यूज आ गई है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे 0.7 से 0.59 को माइनस कर दिया, तो हम लोग को ये वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चुअल है इस टर्म के लिए, ठीक है, राइट साइड ऑफ कॉलम ए के लिए, इतना हम लोग को अभी निकालना है। तो इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है, हैंस क्रिटिकल सेक्शन इज टेकन एट 0.11, ठीक है, 0.11 हम लोग इसको ले रहे हैं यहाँ तक के निकालने के लिए, फ्रॉम एक्सिस ऑफ द कॉलम ए, ठीक है, यहाँ से कॉलम एक्सिस ए, कॉलम ए के एक्सिस से हम लोग ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं बाई सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। बाई सिमिलर ट्राइंगल में अब हम लोग क्या किए थे, जब शेयर फोर्स का हम लोग वैल्यू निकाले थे, ठीक है, शेयर फोर्स का वैल्यू निकाले थे, तो हम लोग सिमिलर ट्राइंगल की मदद से उसका डिस्टेंस, जो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चुअल आ रहा था, उसका डिस्टेंस हम लोग को मिला था, ठीक है, वो हम लोग को कितना आया था 1.61 आया था, ठीक है। तो वही सब हम लोग इसमें अप्लाई करके वैल्यूज को, कुछ वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला वैल्यू है हम लोग का शेयर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, शेयर फोर्स ऑफ क्रिटिकल सेक्शन हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हम लोग का कितना आया था वैल्यू, हम लोग का शेयर उसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चुअल का 1.61 आया था। इसमें हम लोग माइनस कर देते हैं जो हम लोग का क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, 0.11 को माइनस कर देते हैं, डिवाइड बाई 1.61, ठीक है, उसका एक्चुअल जो हम लोग का पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चुअल था। अब इसमें मल्टीप्लाइड कर देते हैं 1097.73। अब ये 1097.73 क्या है, जब हम लोगों ने शेयर फोर्स का वैल्यू निकाला था तो उसमें हम लोग को 2 वैल्यू मिली थी, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए, एक राइट हैंड साइड के लिए। अभी हम लोग फाइंड कर रहे हैं राइट हैंड साइड के लिए, तो जो हम लोग का शेयर फोर्स का राइट हैंड साइड का वैल्यू आया था ना कॉलम ए के लिए, तो वो है हम लोग का 1097.73, ठीक है, ये वही वैल्यू है। इसके बाद हम लोग फाइंड कर लेते हैं, अच्छा इसका वैल्यू कितना आ जाता है हम लोग का, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1022.73 किलोन्यूटन, ठीक है, ये हम लोग का इसका वैल्यू आ जाता है, किसका, शेयर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन का, ठीक है। इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं टाउ वी। टाउ वी क्या होता है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस होता है। टाउ वी हम लोग अब इसमें फाइंड कर लेते हैं, जो हम लोग का इसमें क्रिटिकल सेक्शन का वैल्यू आया है शेयर फोर्स का इनटू 10⁻³ उसको न्यूटन में चेंज करने के लिए, उसके बाद इधर नीचे बी डी आ जाता है, ठीक है, ये हम लोग का BD का वैल्यू है, B हम लोग का 1.8 था, मतलब 1800 था, मल्टीप्लाइड बाय D 582 हम लोग का होगा mm में, ठीक है। इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग का इसका वैल्यू आ जाता है 0.98 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, इतना वैल्यू आ गया हम लोग का। इसके बाद हम फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है। अब हम लोग को परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड करना है, तो ये हम लोग के लिए ये कॉलम ए के लिए कितना आया था 4020, ठीक है। इसमें सेम हम डिवाइड कर देंगे BD को, ठीक है, जो उसका डेप्थ ऑफ ब्रेथ था, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज में हम लोग को चाहिए वैल्यू, तो इसमें हम लोग का वैल्यू आ जाता है 0.34%, ठीक है। इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं टाउ सी। टाउ सी क्या होता है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ होता है, जो आप लोग को कहां मिलेगा, टेबल नंबर 19 में मिल जाएगा, IS 456/2000 में, ठीक है। इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं शेयर रेसिस्टेंस ऑफ कंक्रीट, ठीक है, शेयर रेसिस्टेंस ऑफ कंक्रीट। ये हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग जो शेयर स्ट्रेंथ आया हम लोग का, ठीक है, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ,
उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसके डायमेंशन से, किसके, फुटिंग के डायमेंशन से, मतलब BD से, ठीक है। ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 0.43, ठीक है। अच्छा हाँ, ये टाउ सी हम लोग कैसे निकालते हैं, उसमें टेबल में आप लोग देखना, एक जगह एक टेबल में हम लोग को परसेंटेज ऑफ स्टील लिखा रहता है और एक साइड में हम लोग को कंक्रीट लिखा रहता है, ठीक है। मतलब M20 रहेगा, M15 रहेगा, इसके हिसाब से हम लोग इसके वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो उसमें कंपेयर करना पड़ता है। तो ये हम लोग का वैल्यू आया था 0.43 न्यूटन पर mm², ठीक है। अब ये 0.43 न्यूटन पर mm² इज मल्टीप्लाइड बाई BD कर देते हैं, तो BD हम लोग का वैल्यू यहाँ पे रख दिया मैंने। इसके बाद आ जाता है वैल्यू हम लोग का 450,468 न्यूटन, ठीक है। ये हम लोग का यहाँ तक वैल्यू आ जाता है। इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं शेयर फोर्स अकर एट डिस्टेंस ऑफ। अब हम लोग का जो शेयर फोर्स है वो कितने डिस्टेंस में हम लोग का हो रहा है, तो ये हम फाइंड करते हैं। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे 405.468, ये हम लोग का न्यूटन किलो न्यूटन में चेंज हो गया है, ठीक है। इसी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये हम लोग का शेयर फोर्स में वैल्यू आया था, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि हम लोग का शेयर फोर्स का वैल्यू निकाले थे शेयर एनालिसिस पॉइंट में, स्टेप में, तो वहाँ से हम लोग का ये वैल्यू आया है। ये वैल्यू को हम लोग रखते हैं। इसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने शेयर फोर्स, मतलब शेयर फोर्स जब हम लोग निकाले थे तो पॉइंट ऑफ काउंटरफ्रैक्चुअल कितने लेंथ में, डिस्टेंस में हम लोग का वर्क कर रहा था, तो सेम यहाँ पे हम लोग का पॉइंट ऑफ काउंटरफ्रैक्चुअल का वैल्यू मतलब 1.61 की वैल्यू रखा जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू आता है 0.66। इसका नेक्स्ट स्टेप आता है हम लोग का नेट शेयर। अब नेट शेयर होता क्या है, कितना शेयर रेनफोर्समेंट उसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितना वो मांग रहा है, इतने को हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उस स्ट्रक्चर का क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, क्रिटिकल शेयर फोर्स कितना है ये हम लोग फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे देखिए ये हम लोगों ने फाइंड किया था, ये आया था हम लोग का 1022.73, ठीक है। अब इसमें से हम लोग कितना वो रेजिस्ट कर सकता है, कितना शेयर रेसिस्ट कर सकता है, उसको हम लोग अगर माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोग का नेट शेयर कितना है, ठीक है। तो ये हम लोग का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। क्रिटिकल सेक्शन का वैल्यू हम लोग को यहाँ किलो न्यूटन में था, तो इसको हम लोग न्यूटन में चेंज करने के लिए ये वैल्यू को 10⁻³ कर दिए, माइनस ये वाली को हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग का ये वैल्यू आ जाता है न्यूटन में 572262, ठीक है। ये हम लोग का न्यूटन में वैल्यू आ जाता है, किलो न्यूटन में इसको चेंज करते हैं तो 572.262 किलो न्यूटन आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग का लास्ट पॉइंट आता है स्पेसिंग, ठीक है। स्पेसिंग आ जाता है। स्पेसिंग में हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे 0.87, ये आपका IS कोड में मिल जाएगा ये फॉर्मूला, 0.87 FIASV मल्टीप्लाइड बाई D डिवाइड बाई VS, ठीक है। अब VS हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं, D हम लोग को पता है, FI हम लोग को पता है, ASV क्या होता है, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टील ऐसा बोल सकते हो आप लोग। तो ये हम लोग का लेग्ड के हिसाब से रहता है, 2 लेग, 4 लेग, 6 लेग, 8 लेग, 10 लेग, इसके लिए रहता है। तो अब हम लोग यहाँ पे मान रहे थे 10 लेग, ठीक है। तो 10 लेग हम लोग इसके हिसाब से माने थे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग का वैल्यू होता है 113, ठीक है, 113 होता है 10 लेग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर लिए हैं। सबका अलग अलग होता है, आप वो लेग का उसमें का टेबल बना रहता है, वो आप टेबल कहीं से भी देख सकते हैं, IS कोड में नहीं है वो किसी बुक में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें रहता है हम लोग का 0.87 मल्टीप्लाइड बाई FI हम लोग का 415 है, मल्टीप्लाइड बाई ASV हम लोग का 113 है, मल्टीप्लाइड बाई D, ठीक है, स्मॉल d, और हम लोग का VS है, ये अभी हम लोग लास्ट निकाले हैं। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो हम लोग का निकल जाता है यहाँ पे स्पेसिंग 414 mm, ठीक है। ये हम लोग का आ जाता है स्पेसिंग। लेकिन हम लोग का IS कोड 456 के हिसाब से हम लोग का स्पेसिंग होना चाहिए 0.7 D या फिर 300, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, 414 हो जा रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे, मैक्सिमम जो वैल्यू आता है हम लोग का, सॉरी एंड वैल्यू आता है 300, तो उसको हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग का स्पेसिंग कितना रहेगा 300 mm, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं 10 लेग्ड 12 mm स्टीरअप्स विद द स्पेसिंग ऑफ 300, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाता है कैलकुलेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि हम लोग अभी लेफ्ट हैंड साइड के लिए राइट हैंड साइड के लिए निकाले, सेम ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे, इस B कॉलम के लिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए निकालेंगे। तो इसका जो वैल्यू आया था वो पूरा का पूरा सेम था, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था उसमें। हम लोग का जो क्रिटिकल सेक्शन आया था A साइड से हम लोग का 0.11 आया था, तो उसमें हम लोग का B साइड से 0.1.31 आया था, ठीक है। ऐसा कुछ हम लोग का वैल्यू आया था, तो हम लोग को उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं था, ज़्यादा कुछ हम लोग का सेम वैल्यू आ रहा था। तो उसमें भी हम लोग का कौन सा प्रोवाइड हो रहा है, सेम यही वाला हम लोग का प्रोवाइड हो रहा है स्टीरअप्स। तो इसके लिए आप लोग उसको एक बार निकाल
निकाल के देख लेना। अगर उसमें आप लोग को कुछ डाउट आता है तो मैं उसको फिर से सॉल्व करके बता दूंगा, लेकिन इसका वैल्यू भी यहाँ पे सेम आएगा, मतलब जो बी पॉइंट है हम लोग का लेफ्ट साइड ऑफ कॉलम बी, ठीक है, उसका वैल्यू भी सेम आएगा। तो उसको आप लोग सॉल्व करके देखना, अगर उसको समझ नहीं आता है तो मैं फिर से उसको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन हम लोग का बी पॉइंट के लिए हम लोग यही मान रहे हैं, बी पॉइंट के लिए भी प्रोवाइड 10 लेग 12 mm बार स्टीरप्स ऑफ 300 स्पेसिंग, ठीक है। ये हो जाता है हम लोग का फुटिंग बिटवीन टू कॉलम्स खत्म। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है हम लोग का डायग्राम, ठीक है। हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ता है, इसका प्लानिंग, सेक्शन, एलिवेशन, ये सब हम लोग को बनाना पड़ता है। तो जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा फुटिंग बना हुआ है। जो कॉलम ए है हमारा वो है 400 × 400, कॉलम बी है हम लोग का 600 × 600, और इसका जो लेंथ है वो था हम लोग का 5.5 मीटर, मतलब 5500 mm, और जो दोनों कॉलम के बीच का डिस्टेंस था वो था हम लोग का 3.6 मीटर, ठीक है। और इसका जो ए का प्रोजेक्शन था, ठीक है, कॉलम ए का जो प्रोजेक्शन था, मतलब जो कैंटिलीवर साइड था, वो था हम लोग का 590 mm, मतलब 0.59 मीटर, और सेम ऐसा ही कॉलम बी के लिए था हम लोग का 1310 mm, ठीक है। और इसका जो डेप्थ था वो था हम लोग का 650 mm, ठीक है, जो हम लोगों ने फाइंड किया था। उसके साथ ही हम लोगों ने उसमें 68 को माइनस कर दिया था, तो हम लोग का उसमें जो उसका स्मॉल डी था, जो इफेक्टिव डेप्थ था, वो निकल गया था हम लोग का 582, ठीक है। इसमें जो हम लोग का जो कॉलम ए के नीचे हम लोग का जो स्टीरप्स लगा है वो हम लोगों ने अभी फाइंड किया था 10 लेग्ड और 12 mm स्टीरप्स, और सेम मैंने बताया था कि बी के लिए भी हम लोग का सेम आएगा वैल्यू, तो इसका वैल्यू आया था हम लोग का 10 लेग 12 mm स्टीरप्स, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसी फुटिंग का टॉप व्यू आप बोल सकते हैं, ये हम लोग का बना हुआ है, जिसका जहाँ पे हम लोग का इसका ब्रेथ दिख रहा है, जो है हम लोग का 1.8 मीटर, मतलब 1800 mm, और यहाँ पे इसका लेंथ है 5500 mm, और इसके लिए हम लोगों ने रेनफोर्समेंट निकाला था 16 mm बार का, ठीक है, 16 mm 5 बार का निकाला था, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे बन जाता है हम लोग का इसका डायग्राम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और इस वीडियो में मैंने जिन जिन पॉइंट्स को कवर किया है वो आपको समझ आ गया हो। इसके बाद भी अगर आपको किसी पॉइंट या टॉपिक में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।